करते हैं रिग्रेशन की। रिग्रेशन तब लगाया जाता है जब डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा। डिपेंडेंट वेरिएबल मीट्रिक होना चाहिए और इंडिपेंडेंट सभी प्रेफरेबली मीट्रिक होने चाहिए या इंटरवल लिगट स्केल पे भी हो सकते हैं। इन जनरल हम सभी क्या करते हैं कि क्लिक किया रिग्रेशन पे, डिपेंडेंट दिया, इंडिपेंडेंट दिया और सारे के सारे रिजल्ट्स आ गए। इस वीडियो में ये अटेम्प्ट है समझने का कि ये वैल्यूज़ आती कहाँ से हैं, कैसे बनती हैं सारी वैल्यूज़। बार बार जब हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या डिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएशंस को कितना एक्सप्लेन करते हैं, तो इन वेरिएशंस का एक्चुअल में मीनिंग क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने सेल्स लिया है। सेल्स की मेरे पास 20 वैल्यू हैं। तो 20 वैल्यू में जो रिग्रेशन हम लगा रहे हैं उसका नाम है OLS रिग्रेशन, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर। तो पूछा जाना चाहिए कि ये ऑर्डिनरी क्या है, लिस्ट क्या है, स्क्वायर क्या है, किस चीज़ का स्क्वायर हम कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि सेल्स को अभी 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ हमारे पास सेल्स है और सेल्स का हम एक लाइन प्लॉट बनाते हैं। तो सिर्फ सेल्स के अंदर वेरिएशंस है, तो OLS के अंदर एक अजम्पशन है कि देयर मस्ट बी वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर वेरिएशन से ही नहीं होगी तो प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, फिर तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके अंदर वेरिएशंस ज़रूरी हैं जो यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो अमाउंट ऑफ वेरिएशन कितना है उसका एक तरीका हमारे पास होता है निकालने का कि हर वैल्यू को हम चेक करते हैं कि वो वैल्यूज़ एवरेज से कितनी दूर है। तो ये एवरेज है और मैं यहाँ पे निकालता हूँ डेविएशन इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस A22। मैंने इसको एब्सोल्यूट कर दिया ताकि मैं जब इसको ड्रैग करूं तो कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए दोनों तरफ डेविएशंस हैं, यानी हमारा एवरेज आया 19 के करीब, इस लाइन के करीब हमारा एवरेज है। एवरेज से काफ़ी नीचे भी है, काफ़ी ऊपर भी हैं। तो ये दिखा रहा है कि कहीं -8, 0, 1 ये इनका अमाउंट है और इसका टोटल हमेशा आता है 0। जब हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, जैसे ये वैल्यू आ गई 3.38 E-14, तो काफ़ी लोग इसको सोचते हैं कि ये एरर आ गया। ये एरर नहीं है, इनफैक्ट ये एक्सेल का या SPSS का एक वे है रिप्रेजेंट करने का। इसका मतलब है 3.38 इंटू 10⁻⁻14। 10⁻⁻14 इसका मतलब ये नीचे अगर जाएगा 10⁻14 तो 14 प्लस आ जाएगा। ये एक बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है। इसको समझने के लिए हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जा सकते हैं और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर के अंदर। तो लाइक 3 डेसिमल प्लेस तक हमने कन्वर्ट किया, ये वैल्यू 0 ही है। देखिए इनिशियली वैल्यू थी इतनी, एक्चुअली वैल्यू है 0.13 और फिर 3, इतना छोटी वैल्यू है ये। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि डेविएशंस मीन से जब भी निकाली जाती हैं वो हमेशा उनका टोटल आता है 0, लेकिन इनका स्क्वायर 0 नहीं आएगा। तो इसका स्क्वायर मैं कर देता हूँ और देखें कितना आया और यही फार्मूला कॉपी किया। तो टोटल जो अमाउंट ऑफ वेरिएशन है वो है 843। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दोबारा देखते हैं 843 क्या है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी हर वैल्यू अपने मीन से कितनी दूरी पर है, इसको डेविएशन बोलेंगे, जिनका टोटल 0 आएगा। उन डेविएशंस के स्क्वायर का अगर टोटल करूं तो 843 है। ये टोटल अमाउंट है वेरिएशंस का, जो चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे ना हो, क्योंकि ये वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो इसके अंदर हमारा एक वेरिएशन आ रहा है। अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस वेरिएशन को हम एक्सप्लेन करें एडवर्टाइजमेंट से, टेरिटरी से, सेल्समैन से, किसी भी तरीके से। अब मान लीजिए मैं एडवर्टाइजमेंट लेके काम करता हूँ, तो हमारे पास पहले एक फार्मूला होता था, ये हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाते हैं, एक y है, x है, तो हम यहाँ निकालते हैं x² xy, और हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशंस होती है विच इज़ समेशन y इक्वल टू समेशन NA प्लस b इंटू समेशन x। समेशन x को मैं यहाँ लिखता हूँ सम ऑफ x, और इसी तरह एक होता है सम ऑफ xy इक्वल टू ऐसे लिख देगा, इक्वल टू समेशन a समेशन x a इंटू सम ऑफ x
प्लस b इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर। यानी अगर मेरे पास इस तरह का फार्मूला है तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, n इंटू ए प्लस b इंटू सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स। तो ये हमारा फार्मूला रहता है, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स एंड समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वेयर। इनसे यानी अगर मैं इसको x मानूँ, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे निकाल के इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, पर अभी के लिए मैं एक शॉर्टकट यूज़ कर लेता हूँ। ये शॉर्टकट है, मतलब मैं एक डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर कि इसकी वैल्यूज़ आएगी कितनी। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट यूज़ करूँ तो ये वैल्यू कितनी आएगी सेल्स और एडवर्टाइजमेंट की। तो इसको हम इसमें भी कर सकते हैं, यहीं करते हैं, डाटा एनालिसिस रिग्रेशन। ओके, सबसे पहले अगर ये डाटा एनालिसिस मेनू नहीं आ रहा है तो क्या करना है हमें, ये डाटा के अंदर लास्ट में डाटा एनालिसिस आना चाहिए। सॉल्वर ज़रूरी नहीं है, डाटा एनालिसिस आना चाहिए। नहीं आ रहा तो इसको बोलते हैं ऑफिस बटन, क्लिक करें, एक्सेल ऑप्शंस क्लिक, इसके अंदर है एड इन, क्लिक। एड इन पे हमें क्लिक करना है गो पे, ओके पे नहीं करना है, गो पे। गो में यहाँ एनालिसिस टूल पैक पे क्लिक करें और ओके दबाएं। अगर नहीं है तो ये 1 मिनट लेगा, 1 मिनट बाद ही आपका मेनू आ जाएगा डाटा के अंदर। डाटा के अंदर हम गए रिग्रेशन, इनपुट वाई रेंज, वाई का मतलब डिपेंडेंट, हम चाहे डिपेंडेंट किसी को भी माने, एक्सेल का डिपेंडेंट का मतलब वाई होता है। तो इसको हम रेंज देते हैं कि मेरे ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स रेंज एक है, एक से ज़्यादा, अभी मैं एक को ही देता हूँ एडवर्टाइजमेंट को, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं कि ये है क्या चीज़। ओके, क्योंकि पहले कॉलम में सबसे ऊपर A1 में G1 में कॉलम्स के हेडिंग का नाम लिखा है, तो मैंने टिक किया लेबल्स और इसको बोलता हूँ नई वर्कशीट में मुझे आंसर दे। इसने कुछ आंसर दिया जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये टेबल्स आती कहाँ से हैं। अभी के लिए मैं ये सॉल्यूशंस ये वैल्यू उठा लेता हूँ। ये वैल्यू क्या है कि अगर मैं इनको सॉल्व करता तो ये वैल्यू निकल कर आती ए की और बी की। अगर मैं इसको सॉल्व करता तो ए की वैल्यू आती हमारी ये, और बी की वैल्यू आती 1.85। यानी मेरी रिग्रेशन इक्वेशन बन गई है, सेल्स इज इक्वल टू ए मतलब 1.469314 प्लस बी 1.857325 ही है इंटू एक्स का मतलब है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट। यानी अगर मैं नॉर्मल मैनुअल मेथड से इसको सॉल्व करूँ तो ये इक्वेशन हमारी निकल कर आएगी। तो अभी हम इन जनरल बात ये करते हैं जब सिंपल स्टैट्स पढ़ते हैं कि ये इक्वेशन कैसे आई, इसका मीनिंग क्या निकला, इसकी हम कभी बात नहीं करते। या हम ये करते हैं कि अगर एडवर्टाइजमेंट 10 है तो सेल्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ 10 रखेंगे, 18 और 19 20 के करीब हो जाएगा। अभी हम इससे आगे बात करते हैं, क्या ये जो इक्वेशन आई है क्या ये इफ़ेक्टिव है, क्या ये रोबस्ट है, क्या ये मॉडल गुड फिट है। इन बातों के जवाब कहाँ से मिलेंगे उसकी बात अब हम करते हैं। तो इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं, इनको हटा देता हूँ। और एक तरीका इसको चेक करने का ये होता है कि हम वाई से निकाल लें। इस इक्वेशन में अगर मैं एडवर्टाइजमेंट की वैल्यू 5 पुट करूं तो कितना आएगा करके देखते हैं, इक्वल टू 1.469314 प्लस 1.857325। ये वैल्यू कहाँ से आई, ये दोनों वैल्यू, ये अगर हम इसको मैनुअली सॉल्व करें जो बुक्स में तरीके दिए हैं तो इस तरह के आंसर आएंगे हमारे। तो ये वैल्यू आ गई, इसका मतलब हुआ एक्चुअल में एडवर्टाइजमेंट 5 जब थी, सेल्स 11 थी, लेकिन हमारा मॉडल बोलता है 10.94। जब एडवर्टाइजमेंट 9.8 थी, सेल्स थी 19, हमारा मॉडल बोलता है 19.6। मतलब कुछ है करीब, कुछ दूर हैं, 20 का 24, 10 का 10, 10 का 9, कुछ पास है कुछ नहीं है। तो इससे क्या निकला, इससे तो ये क्या सही है, 17.3 सही, 19 का 20, 16 का 17, कुछ ठीक है करीब है। तो इसकी पहचान ये होती है, अगर मैं इसका सम करूँगा तो इनका सम हमेशा उतना ही आता है जितना एक्चुअल का सम होता है। 383.819796 ऑलमोस्ट सेम है इसका। यानी इसको कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे इसका मीनिंग क्या निकला, तो इसका मीनिंग समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ,
एडवर्टाइजमेंट को यहाँ लिख के मैं एक बार सेल्स को, इन दोनों का मैं एक बार ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है, ताकि ये समझ आए कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। मैंने सेल्स को बाद में लिखा है, एडवर्टाइजमेंट को पहले, क्योंकि एक्सेल का एक रूल है, जो भी वेरिएबल, जो भी कॉलम पहले आता है वो एक्स एक्सिस पे जाता है जब हम इसका स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। तो स्कैटर प्लॉट, ये हमारा स्कैटर प्लॉट में निकल कर आया है कि ये हमारी लाइन की इक्वेशन है, सफिशेंटली लीनियर से लग रही है। इसमें मैं एक लाइन अगर ड्रॉ करूं, जैसे मैंने रिग्रेशन इक्वेशन से की है, तो ये मेरी एक लाइन आ गई है, ये लाइन है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझें। जब हमारी पहली वैल्यू थी 5.1, एक्चुअल थी 11, ये डॉट, लेकिन हमारी प्रेडिक्शन उससे थोड़ा सा नीचे है, ये है 10.94। अगर 10 के ऊपर देखें, जब हमारी एडवर्टाइजमेंट 10 थी यहाँ पर, तो ये थी 21.9, 10 पे 21, लेकिन हमारा प्रेडिक्शन था उससे कम। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो टोटल ऑफ द सेल्स है वो हमेशा सेम है। टोटल सेम है तो ऑब्वियसली एवरेज भी सेम होगा। तो इस एवरेज को मैं कॉपी कर रहा हूँ, एवरेज ऑफ J1 से J, इसका एवरेज लिया, एवरेज रफली ऑलमोस्ट बिल्कुल हूबहू सेम है। ओके, इससे क्या साबित हुआ? अब जैसे हमने ये निकाला था टोटल वेरिएशन, ये तो थी एक्चुअल में वेरिएशंस, और ये हमारी प्रिडिक्टेड जो मॉडल ने किया है उसके वेरिएशंस हैं। तो देखें इसका मैग्नीट्यूड क्या आया, बिल्कुल उसी तरह से अगर हम यहाँ चलें, इक्वल टू ये वैल्यू माइनस इट इज़ J22 और इसको ड्रैग कर दिया, ये हमारी डेविएशंस आ गई। और इन डेविएशन का कैप 2 ये कितना आया, इक्वल टू दिस कैप 2, ओके। और इनका टोटल कितना आया, इनका टोटल आ गया 809। इसका क्या मतलब हुआ, टोटल जो मॉडल था एक्चुअल वैल्यूज थी 843, हमने एडवर्टाइजमेंट को यूज़ किया, एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करने से इसका 809 जो इसका अमाउंट है वो एक्सप्लेन हो गया है। वो एडवर्टाइजमेंट ने कहा कि मैं बताता हूँ क्यों है, एक लाइन ड्रॉ की और उसकी वजह से आया है। तो टोटल का कितने परसेंट आया ये, तो ये तो मैं लिखता हूँ इसको टोटल वेरिएशंस, टोटल वेरिएशन। और इसका क्या नाम है, इसको मैं बोलता हूँ मॉडल की वजह से जो आया, जो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन या रिग्रेशन इक्वेशन का जो आया है वेरिएशन। तो चलो मैं इसको लिख देता हूँ एक्सप्लेन्ड वेरिएंस लिख दें, जो एक्सप्लेन किया। और इन दोनों का रेशो, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल की वैल्यू, इसको हम बोलते हैं R², कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। यानी जो टोटल था 843, एक एडवर्टाइजमेंट को यूज करने से हम 809 अमाउंट उसका, यानी 95% हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो अच्छी बात है या बुरी बात है, एक हम यहाँ पर बनाते हैं अपनी इक्वेशन। ये हमारा रिग्रेशन जो बच जाएगा उसको बोलेंगे रेजिडुअल, और एक होता है टोटल। जो नहीं हुआ एक्सप्लेंड, ये टोटल था, और अनएक्सप्लेंड कितना वेरिएंस आ गया, अनएक्सप्लेंड वेरिएंस हो गया इन दोनों का डिफरेंस, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू 809, 34 हमारा अनएक्सप्लेंड है। ओके, अब हम एक मॉडल बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं सम ऑफ स्क्वायर। ये भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, अनोवा जब हम पढ़ाते हैं अनोवा के लिए, तो इसका फॉर्मेट होता है मीन स्क्वायर, एफ टेस्ट और वैल्यूज एक्सेट्रा। सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन, टोटल वेरिएशंस कितनी थी, टोटल वेरिएशन थी हमारी 843, रिग्रेशन ने कितनी एक्सप्लेन कर दी, एक्सप्लेन कर दी 809, बच कितनी गई, दोनों का डिफरेंस इतना बच गया। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 20, तो 20 में से 20 माइनस 1, 19 हमारा हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास अभी हमने कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ किए, एक, तो रेजिडुअल कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस 18। मीन स्क्वायर क्या होता है, दिस डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, यही नीचे यूज़ किया। और एफ वैल्यू क्या होता है, रिग्रेशन का डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर 424। ये हमारी वैल्यू आई है एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू। एक एफ की टेबल वैल्यू भी होगी जो रफली डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/18 पे, लेट से वो 7, 8, 10 के करीब होगी। अब हमारे पास एक तरीका होता था, अगर हमारा एफ कैलकुलेटेड छोटा है एफ टेबल वैल्यू से, तो इस चीज़ को हम बोलते थे
H0 इज़ एक्सेप्टेड, मतलब देर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। दूसरे शब्दों में मैं हमेशा वर्कशॉप्स में बताता हूँ कि टेबल वैल्यू को पढ़ना चाहिए मैक्सिमम परमिसिबल डिफरेंस। जो भी एफ वैल्यू आएगी टेबल की, लेट से 10 आई, तो 10 तक का रेशियो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इसका रेशियो है 424। अगर 10 तक का आता है तो हम बोलते हैं इन दोनों में कोई, इनके रेशियो में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों सेम ही बात है। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब सेम नहीं है, तो ये काफ़ी हाई है अमाउंट। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर एक्सेल यहाँ पर एक पी वैल्यू कैलकुलेट करके देता है। और पी वैल्यू का रूल क्या होता है, अगर हमारी पी वैल्यू एक्सेल में ग्रेटर आती है 0.05, इसका मतलब होता है वही H0 एक्सेप्टेड। यानी दो तरीके हैं, एक तरीका है हम इससे काम करें, दूसरा तरीका है सॉफ्टवेयर से काम करें। तो एक्सेल का सबसे पहला नल हाइपोथेसिस है क्या, इसकी नल हाइपोथेसिस है मॉडल इज नॉट अ गुड फिट, और इन अदर टर्म्स मैं बोल रहा हूं देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस किस किस में, बिटवीन एक्सप्लेन्ड वेरिएंस एंड अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। यानी दूसरे शब्दों में मैं कह रहा हूँ कि जो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है उतना ही अनएक्सप्लेन्ड है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हालांकि ये 809 है, ये 34 है, पर हमने का कोई डिफरेंस नहीं है। एफ वैल्यू हमारी जो यहाँ आई, उसने कहा दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहला रूल ये है, जब भी हम रिपोर्ट करेंगे तो पी वैल्यू ऑफ अनोवा शुड ऑलवेज बी लेस देन 0.05। ये हमारा फर्स्ट रूल है कि अगर ये हमारा नहीं आया है तो इसको मतलब ये पढ़ा जाएगा कि ये बिल्कुल मॉडल फिट नहीं है। अगर पी वैल्यू छोटी है तो हम पढ़ेंगे मॉडल इज ए गुड फिट। दूसरा आता है कि चलो मॉडल तो गुड फिट है, तो इसका आर स्क्वायर कितना है, तो इसकी आर स्क्वायर की वैल्यू होती है हमेशा जो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है और जो टोटल वेरिएंस है उनका, लाइक 95%। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, आर स्क्वायर की एक लिमिटेशन है। अगर हम एक और, जैसे यहाँ तो मैंने कहा कि मेरे पास टेरिटरी है, सेल्समैन है, ऐसे में और बहुत सारे वेरिएबल डालता हूँ। अगर मैं कुछ भी गार्बेज वैल्यू लिखूँ, मैं अपनी मर्जी से 5, 7, 9, 10 ऐसे लिख दे, आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। और एक वेरिएबल लिखूँगा और बढ़ जाएगा, और लिखूँगा और बढ़ जाएगा। तो इसमें हम एक कंसेप्ट की बात करते हैं, एडजस्टेड आर स्क्वायर। इसकी बात मैं अगले वीडियो में करूँगा। फोर्थ हमारा आ गया कि अगर ये सारा ठीक है तो आपकी रिग्रेशन इक्वेशन क्या है। और फिफ्थ, क्या वो रिग्रेशन इक्वेशन के जो कोफिशिएंट आए हैं क्या वो रोबस्ट हैं। रोबस्ट का मतलब क्या वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। इन 5 चीज़ों की बात करेंगे। इस टेबल से मैंने अभी तक 2 चीज़ समझाई हैं, एक पी वैल्यू और एक आर स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ तक हम 1 मिनट रुकते हैं और इसी काम को सॉफ्टवेयर से करके देखते हैं। यानी मेरे पास अब एक है वेरिएबल एडवर्टाइजमेंट, इस पे मैं काम करूँगा, और एक मेरे पास वेरिएबल है ये सेल्स, जिस पे मैं काम करूँगा। इन दोनों पे काम करते हैं और देखते हैं जो हमने बनाया क्या ऐसा ही आएगा काम। सो मैंने डाटा पे क्लिक किया, डाटा एनालिसिस, रिग्रेशन, ये प्रीवियस चीज़ याद रखता है। ये आपका डिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट इसको थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, इंडिपेंडेंट मेरा है सेल्स वाला। अगर मैंने ऊपर हेडिंग दी हुई है तो लेवल पे टिक करना ज़रूरी है, कांस्टेंट, और ये मैं आगे समझाता हूँ। और मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे अपना तुम रिज़ल्ट यहाँ दे दो। ओके, तो सबसे पहले चेक करें इस टेबल को, क्या ये जो टेबल एक यहाँ मैंने बनाई है और ये टेबल क्या कुछ सेम है। 843.58 वही है, 809.253 ठीक है, 34 ठीक है, 11819 ठीक है, 809 1.9 424। सिग्निफिकेंस वैल्यू आई है 5.78 इंटू 10⁻⁻14, यानी बहुत ज़्यादा छोटी, 0.0000 ऐसी कुछ वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है, तो मॉडल रोबस्ट है। आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर होता है हमेशा दिस डिवाइडेड बाई दिस टोटल। एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है, इसका फार्मूला नोट करना चाहें तो इसका फार्मूला है 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू n-1 डिवाइडेड बाई n-k-1। देखिए एक बार दोबारा, 1 माइनस आर स्क्वायर, यानी ये आर स्क्वायर है, तो इसका 1 माइनस आर स्क्वायर निकाल दूँ मैं, 1 माइनस दिस, ये मेरा हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर। नेक्स्ट है n-1, n-1 हमेशा ये होता है, ये हमेशा जो आएगा ये n-1 होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। n-k-1 इससे ऊपर वाला, क्योंकि k 1 है
नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और n माइनस के माइनस वन ये हो जाएगा। यानी अगर मुझे एडजस्टेड मैनुअली निकालना है, मैं लिखूँगा 1 माइनस ये वाली वैल्यू जो 1 माइनस आर स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाई 19 और डिवाइडेड बाई 18, तो ये वैल्यू आ गई 95705। थर्ड है ये स्टैंडर्ड एरर 1.38। ये क्या चीज़ है, एक बारी मुझे ग्राफ दोबारा बनाना पड़ेगा ये समझाने के लिए। जो स्कैटर प्लॉट मैंने ड्रॉ किया था, इस स्कैटर प्लॉट में फिर एक रिग्रेशन लाइन भी हमने ड्रॉ कर दी थी। इस लाइन से दोनों तरफ पे अमाउंट ऑफ वेरिएशंस कितना है, क्या ये सारे के सारे पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ गए या इसके ऊपर थोड़ा सा वेरिएशन है। तो यहाँ स्प्रेड को जो स्टैटिस्टिक्स डिफाइन करती है उसका नाम होता है स्टैंडर्ड एरर। तो ये स्टैंडर्ड एरर निकलेगा कैसे, स्टैंडर्ड एरर हमेशा देखिए जो दोनों तरफ हैं लाइन के उसी को रेजिडुअल बोलते हैं। रेजिडुअल मतलब y माइनस वाई सी, दोनों का जो डिफरेंस है उनका स्क्वायर, ये जो आया है इसका अगर मैं अंडर रूट कर दूं इसका ms का, इसी को हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। तो सारी की सारी वैल्यू हमेशा एक्चुअली इनफैक्ट इससे निकल रही है, ये सारी की सारी वैल्यू। और ये r कैसे निकलता है, r तो सिंपल r स्क्वायर का अंडर रूट कर दो, r आ जाता है। ओके, कुछ गड़बड़, r स्क्वायर है ये तो ओके, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर वो आपका r आ जाएगा। तो ये सारी ये कितना था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 थी। तो ये मेन टेबल इसकी अनोवा टेबल आती है जो हम निकालते हैं, उससे पहली टेबल बनती है, उससे थर्ड टेबल बनती है। अब थर्ड टेबल के बारे में दो बातें। सबसे पहले तो मैं अभी यहाँ पर लोअर और अपर को उड़ा रहा हूँ। एक्सेल दो बार देता है लोअर अपर। एक्सेल ने दिया हमें वैल्यू जो हमने इधर लिखी थी पहले 1 पॉइंट, इसको लिखेंगे कैसे, सेल्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए प्लस बी एक्स, ए मतलब कांस्टेंट, 1 प्लस 469314 प्लस बी मतलब 1.85, ये बी की वैल्यू है 1.857325 इंटू एक्स यहाँ पर था एडवर्टाइजमेंट, ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे पी वैल्यू के मॉडल हमारा फिट है, आर स्क्वायर 95% एक्सप्लेन करता है। तो आर स्क्वायर का कुछ रूल इन जनरल हम ऐसे लेते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर स्क्वायर कितना आना चाहिए। अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1 पे हम रफली ये मान के चलते हैं कि अगर हमारा 30% हो, 30 से 35%, तो ये गुड एनफ है। 2 पे हम एक्सपेक्ट करेंगे इट शुड बी अराउंड 60%, और 3 पे हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये मतलब थंब रूल है, आपको अपना केस देखना चाहिए कि किस केस में आप काम कर रहे हैं। केस टू केस इट में डिफर, कई बारी एक पे अगर आपका 50 आ रहा है, 30 आ रहा है, 17 आ रहा है, तो आप बोलते हैं अच्छा है। ये डिपेंड करता है, आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर से इसको सपोर्ट लें। ये बहुत जनरल रूल हैं। देखिए अगर मैं ये बोलता हूँ प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन 15 फैक्टर्स, मैंने डाटा लिया सबका, आर स्क्वायर लगाया, आर स्क्वायर निकल कर आया 20%, इसका क्या मतलब हुआ, मुझे ये समझ आएगा कि जो प्रोडक्टिविटी जिन 15 पे डिपेंड करती है, नो डाउट करती तो है वो, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी हम चूक गए, हम नहीं ले पाए कि किन चीज़ों पे प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। अगर आर स्क्वायर 20 आया तो इसका मतलब बाकी 80% कहाँ गया, वो किस पे डिपेंड करता है, वो और फैक्टर्स हैं। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर आपका आर स्क्वायर कम है तो शायद आपने प्रॉपर रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं किया, ये एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है इसका। तो जिस तरह से हमने यहाँ मॉडल को चेक किया, अब मैं यहाँ पर एक और हाइपोथेसिस पे काम करता हूँ जो 5th पॉइंट था। 4th हो गया, रिग्रेशन इक्वेशन लिखा, एडजस्टेड डिटेल में मैं अगले में करूँगा। सिग्निफिकेंस, अब मैं नल हाइपोथेसिस पे काम करता हूँ कि ये जो a है दिस इज इक्वल टू 0, और ये जो b हमने निकाला था दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो इसका स्टैंडर्ड एरर निकाला, इस वैल्यू को कोफिशिएंट को स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड किया, t आ गया, इसका भी t आ गया। अब t की एक हमने t टेस्ट लगाया, t टेस्ट का फार्मूला क्या होगा, x1 बार माइनस x2 बार। सो यहाँ पर t का फार्मूला हमारा बनेगा इक्वल टू ये वैल्यू माइनस 0 x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, तो 1.46। ओके, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर किया मैंने, v2 बिल्कुल किया है। तो एक बारी मैं ये चेक कर लूँ क्या ये ऐसे तो नहीं गड़बड़ होगा, 1.60, हाँ जी। एक्सेल में हमें खास ध्यान रखना पड़ता है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाई तो डिवीजन पहले सॉल्व होगा और माइनस बाद में सॉल्व होगा, बॉड मास वाला।
अब ठीक है, ये टी आ गया। इसी तरह इसका क्या फार्मूला बनेगा, टी का फार्मूला मेरा बनेगा इक्वल टू x1 बार